आज हम लोग समझते हैं रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट। लोक प्रशासन की जो आधुनिक समाज है उसमें क्या भूमिका होती है, या ये कहें कि इसकी जो महत्ता है लोक प्रशासन की वो बढ़ती क्यों जा रही है। देखिए, अब इसमें फर्स्ट जो है ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो रोल ऑफ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिस ऑफ गवर्नमेंट होता है। मतलब सरकार का आधार होता है। सरकार जैसे कि अ, हमारे जो अपने देश की अगर हम बात करें तो सरकार जो है वो 3 भागों में विभाजित है। सरकार से मतलब जो पूरा सिस्टम है, लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करता है, और जुडिशरी है ना। अच्छा, अब जो ये एग्जीक्यूटिव है ये गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट होती है। करेक्ट। अब मतलब गवर्नमेंट होती है इसमें। अब इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन का पॉलिसी का काम आता है वो कौन करता है? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। एक बात। दूसरा, एडवाइस का जो काम आता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसी वजह से इसको स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। स्टाफ का क्या मतलब होता है? स्टाफ होता है ना, छड़ी आप जिसको लेके चलते हो, सपोर्ट सिस्टम। राइट। तो इस वजह से इसको बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ये हम मोटे मोटे तौर पे सर्विसेज को देख रहे हैं, ठीक है ना। लोगों के हित में ये काम करता है। जैसे सबसे पहले ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का काम भी सर इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पुलिस पुलिस जो है वो इससे अलग है। नहीं, पुलिस भी इसी का, अगर हम देखें मोटे तौर पे, तो वो इसी का पार्ट होती है। दूसरी बात, धारा 144 लगाने की जो जिम्मेदारी होती है वो डीएम की होती है, जिले में, जनपद के अंदर। राइट। मतलब शांति बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो एक्चुअली डीएम की होती है। करेक्ट। उसके बाद आता है डिफेंस। डिफेंस के अंदर जो, मतलब जो हमें पूरा का पूरा, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है तो आप पता ही होगा कि एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ में एक जो है एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव लगता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है कौन? जो हमारा पॉलिटिकल जो व्यक्ति है, मतलब जैसे प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी पोस्ट, या आप राष्ट्रपति को लगा लीजिए, है ना, सबसे बड़ी पोस्ट। और उसके बाद गांव में आ जाइए, इन अ विलेज। गांव में क्या होता है? सरपंच, हेड ऑफ द विलेज, है ना। सरपंच बोल लीजिए या प्रधान बोल लीजिए, या जो भी आपके स्टेट के अंदर उसको बोलते होंगे, है ना। हेड ऑफ द विलेज, राइट, जो कि इलेक्शन से आता है। लेकिन हर एक ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं इनके साथ में एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव रहता है जो कि एग्जाम दे के आता है। करेक्ट। चाहे वो गाँव में जो प्रधान है उसके साथ में लगते हैं सेक्रेटरी साहब, उनको सेक्रेटरी बोलते हैं। वो एग्जाम दे के सिस्टम में आते हैं। और फिर आईएएस होता है जो सेक्रेटरी होता है। तो इसी तरीके से डिफेंस मिनिस्टर के साथ में डिफेंस सेक्रेटरी लगता है। करेक्ट। तो पूरा देखना, सारा कुछ समझना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, सब काम किसका होता है? एडवाइजिंग इन द पॉलिसी, है ना, वो सब काम किसका होता है? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी फैसिलिटेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को एक तरीके से टिकट, कि वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेवल करेंगी। राइट। इसके पहले जब ये नियम लागू किया, रूल लागू किया, उसके पहले था कि नहीं, टिकट लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गलत है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये सही है। लेकिन अगर हम एक एक अनबायस्ड ओपिनियन देखें तो ये बिल्कुल गलत है। राइट। गलत इस वजह से है क्योंकि और तरीके से हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो टिकट क्यों ना ले? और इससे क्या है, वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है वेलफेयर एक्टिविटीज में, जो हम ये पढ़ रहे हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ। राइट। इसके अलावा कम्युनिकेशंस, वो भी सर्विसेज कौन है? वो भी सर्विसेज यही प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा का पूरा पॉलिसी फॉर्मुलेशन उनके द्वारा ही होता है, ठीक है। इसके साथ में कुछ वेलफेयर सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन,
जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले राइट टू जो एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन अभी राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, राइट। इसके अलावा क्या है, हेल्थ और सैनिटेशन, ये भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने टीवी पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे हेल्थ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आयरन की टैबलेट लीजिए, ये करिए, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सरकार करती है ना। जागरूक करना लोगों को, सैनिटेशन, जब कोविड आया तो कितनी सारी अपील की जाती थी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपील करी कि सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, है ना, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सारी की सारी चीज़ें, करेक्ट। इसके अलावा हाउसिंग, जैसे कि अगर आपका शहर में घर नहीं है तो सरकार सब्सिडी देती है। गांव देहात के अंदर पहले तो काफ़ी पैसा सरकार देती थी, मतलब 2.5 लाख के आसपास, ये मैं बात कर रही हूँ कुछ साल पहले, है ना। सरकार देती थी पैसा, लेकिन उसके बाद फिर इसमें थोड़ा मतलब टाइम के हिसाब से जो पॉलिसी में चेंज आता है उसके हिसाब से फिर उस पॉलिसी में चेंज किया गया, फिर कुछ पैसे जैसे आप जमा करो बाकी के सरकार प्रोवाइड करेगी, तो ये सारी चीज़ें सरकार करती है। सरकार मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, उनके फेवर में पॉलिसी बनाना, मतलब यहाँ पे मेन बात है पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर दीज एक्टिविटीज, राइट। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, करेक्ट है बिल्कुल। कानून को लागू करना या किसी भी पॉलिसी को लागू करना काम किसका होता है, लोक प्रशासन का काम होता है। फिर ये करता है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी टू सोसाइटी, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू सोसाइटी, मतलब इस तरीके के से कानून का निर्माण करना, किसी भी नीति का निर्माण करना जिससे कि समाज के अंदर सामंजस्य, मतलब हार्मनी, टू प्रोवाइड हार्मनी, टू मेंटेन हार्मनी इन द सोसाइटी, right, to formulate such type of policies so that they can bring harmony in the society। सब लोगों के, जैसे होता है ना घर के अंदर एक बच्चा, मतलब जैसे 2 बच्चे हैं तो उसको भी एक टॉफ़ी चाहिए, उसको साइकिल चाहिए, उसको एक ड्रेस चाहिए, तो मम्मी पापा वो कह सकते हैं कि ओके इस महीने वी विल बाय साइकिल फॉर द बेबी, एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है वी विल बाय ड्रेस फॉर अनदर बेबी, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, दोनों का काम हो गया और हार्मनी भी बन गई। ये नहीं हुआ कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं इसका ले लिया और फिर देन रोना धोना शुरू, वो सब चीज़ें नहीं, राइट। इसके अलावा बाय सेटलिंग टेंशंस, अगर कहीं कुछ पॉलिसी, अगर कहीं कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग राज्यों के अंदर इंसर्जेंसी थी। इंसर्जेंसी होती है जब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के मन में सरकार के प्रति, मतलब वो किन्हीं कारणों से अलग होना चाहते हैं देश से, वो कुछ भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण कुछ होगा, और उसके बाद जो बाहरी ताकतें होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, वो उनको धूप पानी और सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, और साथ में गलत तरीके का लिटरेचर, जिससे कि वो देश के खिलाफ काम करें, करेक्ट। तो इन सारी टेंशन्स को, जैसे कि असम के अंदर था, है ना, असम में बहुत बड़ा वहाँ पे एक मतलब संगठन था, वो इस तरीके की, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, दार्जिलिंग के वहाँ पे गोरखालैंड के वो लोग कई बार इस तरह की बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से बातें करना और टेंशन को रिजॉल्व करना, राइट। तो ये भी काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके बाद प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी व्हेन गवर्नमेंट चेंज इन ए कंट्री, सरकार 5 साल के लिए आती है, एक सरकार, टाइम पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वही रहता है, करेक्ट। उसके बाद जब सरकार चेंज हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी, डिपेंडिंग ऑन द मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी विच कम्स इन गवर्नमेंट, उसके हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, पॉलिसी चेंजेस होती हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहती है, करेक्ट। इसके बाद आता है ब्रिंग्स सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली इन एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर। वहाँ पे काफ़ी, मतलब अभी तो हम लोग देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं ये उस समय के हिसाब से हैं, मतलब 60s 70s के दशक की ये बातें हैं, लेकिन जैसे कि हम अपने देश की, भारत की बात करें, तो हमारे यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस अब नए तरीके से, नए रूप में हम लागू कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो अभी आप, हमारे पास में देश है पाकिस्तान, उनके यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस कुछ अलग तरीके से होंगे, वो हमसे बहुत पीछे है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश बहुत पीछे है, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस अलग तरीके से हैं, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंट्री, तो उसी हिसाब से वहाँ का जो प्रशासन है वो काम करता है, उनको आगे लेके आता है,
करेक्ट। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले लिटरेसी की बहुत प्रॉब्लम थी, सरकार ने काम किया एजुकेशन की मैं बात करूँ तो कम से कम बच्चा स्कूल में जाए, तो उसके लिए मिड डे मील योजना शुरू करी कि कम से कम इसके बहाने आएगा तो सही। वो कारण क्या था? एनरोलमेंट बढ़ाना। उसके बाद उसे एनरोलमेंट वो बढ़ाया गया धीरे धीरे करके, फिर राइट टू एजुकेशन लेकर आए, मतलब प्राइवेट स्कूल के अंदर भी गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, और उनको बच्चों को अधिकार दिया गया कि हाँ भाई इतने, मतलब आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी स्कूल में जाके पढ़ सकते हो, है ना। तो इट डिपेंड्स, और ये सारी जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैं ये समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, करेक्ट। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज। अगर हम जैसे कि 90 से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो एक तरीके से इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर के अंदर थी। अभी क्या चेंज हो गया है, अभी पब्लिक सेक्टर भी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, राइट। लेकिन हम लोग प्राइवेट की तरफ को ज्यादा बढ़ रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट काफी हो रहा है देश के अंदर, राइट। क्योंकि अभी क्या, अभी बहुत ज्यादा चीजें बदल गई हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में, और फिर सरकार के पास अपने आप में और बहुत सारे काम हैं, राइट। कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं समाज की, तो इस वजह से सरकार क्या फैसिलिटेटर के रूप में आ गई है। जैसे घर के ग्रैंडफादर, वो एक समय पे जब वो पिता की भूमिका में होते हैं तो वो पूरे घर को का तामझाम संभालते हैं, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन जब उनके पास में और मतलब उनका बेटा बड़ा हो गया, सपोज कीजिए आपके ग्रैंडफादर के मतलब आपके पिता और एक आपके चाचा या ताऊ, मतलब वो दो बेटे हैं उनके, लेकिन जब वे दो बड़े हो गए तो उनके दो हाथ तैयार हो गए ना काम करने के लिए। तो उसके बाद वो क्या आएंगे, वो डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब सब्जी लाने का काम नहीं करेंगे या डायरेक्ट किसी और चीज़ का लाने का काम नहीं करेंगे, वो फैसिलिटेटर बन जाएंगे। वो पॉलिसी में काम करवाएंगे, बड़ी जैसे उनसे सलाह कर लो, वो कर लो, घर के नियम कायदे कानून उनके हिसाब से चलेंगे। लेकिन काम कौन करेगा? जैसे दोनों बेटे हैं उनके, तो वो काम करेंगे। इसी तरह से सरकार के पास जब और काफ़ी सारे हैंड्स हो जाते हैं, तो जैसे प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ गया है और या फिर और बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो सरकार यहाँ से अपने हाथ पीछे खींच के और नए तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करती है, करेक्ट। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स। इसको हम अब समझ ही रहे हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत बड़ा हाथ होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद हम समझते हैं ये कौन कौन से ऐसे कारण हैं, रीजंस फॉर द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कारण क्या है कि लोक प्रशासन इतना ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम जब शुरुआत करें तो जब जैसे फोटो कॉपी की मशीन, जेरोक्स, है ना, और स्कैनिंग, और ये जब ये टेलीग्राफ और ये सारी की सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, तो उस समय पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अलग तरीके से था। आज के समय में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक अलग तरीके से हो गया है, जैसे कि 5G मोबाइल, करेक्ट। ये नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अभी बुलेट ट्रेन आ गई है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, ये नए तरीके का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट। तो इससे कोप अप करना, लोगों को जागरूक करना, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस समय पे चीज़ें क्या थी? उस समय पे था कि जो गरीब शोषित मजदूर है, मतलब जो लेबरर हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनके जैसे बहुत सारे समय तक उनसे काम ना करवाया जाए, 16-16, 18-18 घंटे उनसे काम की करवाया जाता था। उनकी रहने की जो कंडीशंस है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। ये सारे काम सरकार उस समय पे करती थी। लेकिन अभी क्या, अभी बहुत चेंज आ गया। अभी जैसे लेबर लॉज की बात होती है, कि किस तरीके से पहले उस समय पे सरकार का ध्यान ज्यादा किस पे था? वो ज्यादा लेबरर्स के ऊपर, उनकी कंडीशंस पे ध्यान था। धीरे धीरे वो सुधरा, राइट। अभी क्या है, अभी दोनों को बैलेंस करने की बात है, मतलब जो मालिक है और जो एक तरीके से उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उन दोनों के हित की बात अब की जाती है, राइट। उसके बाद आती है इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, है ना। अब देखिए, जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो यू हैव टू राइट इन बोथ द वेज, है ना। यू हैव टू ऐड द न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग होती थी हमारे यहाँ पे, लेकिन 2015 में नीति आयोग आ गया। अभी हम प्लानिंग करते हैं लेकिन अलग तरीके से होता है, करेक्ट। इसके बाद आता है वॉर्स। पहले जैसे युद्ध हुआ करते थे, जैसे हमारे भी कई सारे ही हमने युद्ध को फेस किया समय समय पे, हमारे पाकिस्तान के साथ, और ये युद्ध हुए, विश्व युद्ध भी हुए पहले, है ना। लेकिन अभी क्या, भी अलग तरीके से हो गया, जैसे कि सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, जैसे कि हमारी चाइना के साथ डोकलाम में हुई, करेक्ट। अभी जैसे एक नई तरीके के युद्ध आ गए हैं, जैसे साइबर हैकिंग।
पूरे के पूरे सिस्टम को, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत देश की गवर्नमेंट ने बहुत ऐतिहासिक एक और एक तरह से ब्रेव डिसीजन लिया बाय बैनिंग मैनी एप्स ऑफ चाइना इन आर कंट्री, लाइक टिकटॉक, है ना। ये भी एक नई तरीके की मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स है। करेक्ट। इसके साथ में क्या, बायोलॉजिकल, डीलिंग विद द बायोलॉजिकल वेपन्स ऑल्सो, लाइक सम पीपल से दैट कोविड इज अ बायोलॉजिकल वेपन, राइट। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। करेक्ट। तो दीज आर न्यू टाइप्स ऑफ वॉर्स विच न्यू टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फेसिंग एंड डीलिंग एंड मेकिंग पॉलिसीज according to the conditions provided or generated in the society। करेक्ट। इसके बाद आता है नेचुरल डिजास्टर्स। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, है ना। उसके जैसे कि अर्थक्वेक है या फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको डील करना NDRF, है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो सरकार ने उसको तैयार किया है। फिर एक नई तरीके की बात है, हालांकि हो बहुत टाइम से रहा है लेकिन उसके बारे में बातें अब शुरू हुई हैं, एथनिक क्लींजिंग, है ना, जिसके लिए हालांकि ये काफ़ी विवादास्पद है, लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए, इस एक्ट को, CAA, अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो हमें पता चलेगा कि ये वाकई में ज़रूरी है कि क्यों सिर्फ एक रिलीजन के बेस पे लोगों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। और कुछ कंट्रीज़ में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, राइट। तो इसके ऊपर भी बात करना और इसके ऊपर डिसीजंस लेना, पॉलिसी बनाना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि पहले 6 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, करेक्ट। और अभी तो सरकार इसकी तरफ को काफ़ी प्रयास भी कर रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो बिल वगैरह की भी काफ़ी मतलब ला दिया है ना, प्रयास जारी है इस दिशा में। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से फटने को तैयार है पृथ्वी, इतना कुछ हिस्सों में तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। और इसकी वजह से होता क्या है कि फूड और हेल्थ के और बहुत सारे एजुकेशन और बहुत सारे इश्यूज अराइज हो जाते हैं। करेक्ट। खाने के लिए एक रोटी, लेकिन उसके पीछे हैं बहुत सारे लोग उसको खाने के लिए, तो उससे डील करना, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर वेलफेयरिक स्टेट 2.0। वेलफेयरिक स्टेट 2.0 का मतलब हुआ कि ये ऊपर जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये तो वेलफेयरिक स्टेट का काम है ही, है ना। प्रोवाइडिंग मिनिमम सब्सिस्टेंस टू इट्स सिटीजन्स, इट्स इज़ द जॉब ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बिसाइड्स दैट 2.0 का मतलब आज के समय में नई तरीके की चीज़ें, जैसे कि कोविड के समय पे खाना वगैरह प्रोवाइड करवाया गया, ये नई तरीके का वेलफेयर एक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो कि अभी भी तक भी चल रहा है ना। ये करना, उसके साथ में अभी जैसे कि हर एक, जैसे 5G मोबाइल, ये भी नई तरीके की वेलफेयर एक्टिविटी है, राइट। जैसे कि मेट्रो, ये भी नई तरीके की वेलफेयर एक्टिविटी है। हाँ, बहुत लोग बोल सकते हैं जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से होते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत तो है। करेक्ट। चलिए, ये था हमारा पूरा रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट। आई होप ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नमस्ते।